हेलो दोस्तों और दी एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कविता पद्मा सचदेव की मदर टंग को समझेंगे। हम इसकी हर लाइन में उतरेंगे, उसके हर लफ्ज को महसूस करेंगे। तो चलिए ये खूबसूरत सफर शुरू करते हैं। अच्छा, तो इस पूरी कविता को ठीक से समझने के लिए हमारा सफ़र कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा। सबसे पहले हम कवि यानी पोएट पद्मा सचदेव के बारे में जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि कविता शुरू कैसे होती है। उसके बाद हम रीड के सवालों के पीछे छुपे मतलब को समझेंगे। फिर आएगा सबसे बड़ा राज, ये कहानी आखिर है कौन। और एंड में हम इस कविता के बिल्कुल दिल तक पहुंचेंगे और इसके असली मतलब को डीकोड करेंगे। तो इससे पहले कि हम कविता की गहराइयों में डूबें, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके पीछे वो शख्सियत कौन है जिसने इसे लिखा है। तो आइए मिलते हैं पद्मा सचदेव से। ये है पद्मा सचदेव जी। वो एक बहुत ही जानी मानी लेखिका हैं जिन्होंने अपनी मातृभाषा डोगरी और हिंदी दोनों ही जुबानों में अपनी सोच और जज्बातों को बड़ी खूबसूरती से कागज पर उतारा है। और पता है उनके बारे में सबसे कमाल की बात क्या है? उन्हें अपनी डोगरी कविताओं की पहली ही किताब के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड जैसा बड़ा सम्मान मिला। ये उनके टैलेंट का सबसे बड़ा सबूत है। ये जो कविता है मदर टंग, ये भी असल में डोगरी में ही लिखी गई थी। और हाँ, ये भी जानना जरूरी है कि डोगरी भाषा को हमारे संविधान के 8th शेड्यूल में जगह दी गई है, जो इस भाषा की अहमियत को और बढ़ा देता है। अब जब हम कवि को थोड़ा जान गए हैं तो चलिए सीधा कविता में चलते हैं और देखते हैं कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट कैसे एक गहरी कहानी की शुरुआत करती है। कविता की शुरुआत एक बहुत ही सिंपल, एकदम परियों की कहानी जैसी रिक्वेस्ट से होती है। हमारी स्पीकर, जो कि कविता खुद हैं, एक रीड के पौधे के पास जाती हैं। रीड यानी सरकंडा, जिससे पुराने जमाने में कलम बनाई जाती थी, और वो उससे एक क्विल यानी एक कलम मांगती हैं। बस इतनी सी बात। लेकिन यही मामूली सी मांग एक बहुत गहरी बातचीत की वजह बनने वाली है। लेकिन यहाँ से कहानी में एक अजीब सा मोड़ आता है। रीड, जो कि एक बेजान पौधा है, वो जवाब देता है, और वो भी खुशी से नहीं बल्कि थोड़ी सी चिढ़ के साथ। और बस यहीं से उन दोनों के बीच एक बहुत ही दिलचस्प डायलॉग शुरू हो जाता है। रीड की चिड़चिड़ाहट साफ दिखती है। वो कवि से शिकायत करते हुए पूछता है, अभी कुछ दिन पहले ही तो एक नई कलम दी थी, उसका क्या किया तुमने? यहाँ पर रीड को एक इंसान की तरह गुस्सा करते हुए दिखाकर कवि ने उसे एक बहुत मजबूत कैरेक्टर बना दिया है। रीड अपनी पूछताछ को आगे बढ़ाता है। वो एक तरह से तंज कसते हुए पूछता है कि क्या तुम किसी शाह के यहाँ काम करने वाली मुंशी हो? शाह यानी कोई राजा या कोई बहुत अमीर आदमी। रीड का कहना है कि सिर्फ हिसाब किताब जैसे काम में ही तो रोज रोज नई कलम की जरूरत पड़ती है, किसी क्रिएटिव काम में नहीं। लेकिन कवि का अगला जवाब रीड की इस पूरी सोच को ही पलट कर रख देता है। वो बताती हैं कि उनका काम किसी भी शाह से कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा अजीम है। कवि रीड की गलतफहमी को ठीक करती है। वो कहती है कि वो किसी शाह के लिए नहीं बल्कि एक शाहनी के लिए काम करती है। शाहनी यानी एक महारानी, और वो अपनी शाहनी को दयालु और समृद्ध भी कहती हैं, जिससे उनके काम का रुतबा और भी ऊंचा हो जाता है। अपनी शाहनी की शान को और बढ़ाते हुए कवि कहती है कि वो उनकी सेवा में अकेली नहीं है। उनकी शाहनी के तो इतने सेवक हैं कि गिनती नहीं, जो बस उनके एक इशारे का इंतजार करते रहते हैं। और फिर आता है इस कविता का सबसे पावरफुल मोमेंट, इसका क्लाइमैक्स। कवि राज खोलती है कि ये महान शाहनी कोई इंसान नहीं बल्कि उनकी अपनी मातृभाषा डोगरी है। और ये बताते ही वो फिर से रीड से जल्दी से कलम मांगती हैं, ये कहते हुए कि उनकी भाषा, उनकी शाहनी उनका इंतजार कर रही होगी। डोगरी, बस ये एक शब्द, ये शब्द ही इस पूरी कविता का दिल है, इसकी आत्मा है। कवि ने अपनी मातृभाषा को सिर्फ एक जरिया नहीं बल्कि एक महारानी का दर्जा दिया है, जिसकी सेवा करना किसी भी सेवक के लिए गर्व की बात है। और इस सच को सुनकर रीड का रिएक्शन देखिए। वो रीड जो अभी तक छिड़ रहा था डोगरी का नाम सुनते ही फौरन अपने जिस्म का एक हिस्सा, अपना हाथ काटकर कवि को दे देता है और कहता है, ये लो, मैं भी उसी का सेवक हूं। सोच के देखिए, इस एक पल में कवि ने प्रकृति को, नेचर को भी भाषा का एक सच्चा सेवक बना दिया है। कितनी खूबसूरत बात है ना? तो अब जब हमने कविता की इस प्यारी सी कहानी को सुन लिया है, तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। इसके लिटरेरी टेक्निक्स और इसमें छुपे हुए गहरे मतलब को आसानी से समझते हैं। इस कविता में जो सबसे जरूरी लिटरेरी डिवाइस इस्तेमाल हुआ है वो है पर्सोनिफिकेशन, जिसे हिंदी में हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है किसी बेजान चीज को इंसानी गुण दे देना। जैसे इस कविता में रीड सिर्फ एक पौधा नहीं है, वो बात करता है, गुस्सा होता है और आखिर में अपनी वफादारी भी दिखाता है। इसी टेक्निक की वजह से इस पूरी कविता में जाना जाती है। ये टेबल इस कविता के मुख्य सिंबल्स को आसानी से समझाता है। देखिए,
जो पोएट है वो भाषा की एक सेविका है। जो क्विल यानी कलम है वो लिखने का औजार है यानी स्क्रिप्ट या लिपि। रीड प्रकृति यानी नेचर का प्रतीक है जो खुद भाषा का एक सेवक बन जाता है। और शाहानी वो कोई और नहीं बल्कि मातृभाषा यानी मदर टंग डोगरी है। तो ये क्वेल, ये कलम आखिर किस चीज का प्रतीक है? ये स्क्रिप्ट यानी लिपि का सिंबल है। जरा सोचिए, बिना लिपि के कोई भी बोली जाने वाली भाषा वक्त के साथ गुम हो सकती है। ये कलम ही वो जरिया है जो भाषा को लिखकर हमेशा के लिए जिंदा रख सकती है। आपने सोचा कभी कोरिया को इतनी जल्दी क्यों है? क्योंकि ये बेचैनी उनकी मातृभाषा के लिए उनके गहरे प्यार और उनकी जिम्मेदारी को दिखाती है। उन्हें लगता है कि उनके पास वक्त कम है और काम बहुत ज्यादा है। उन्हें अपनी भाषा की सेवा लगातार करते रहना है। कवि ने अपनी मातृभाषा से अपने जज्बाती रिश्ते को कैसे दिखाया है? बहुत ही खूबसूरत तरीके से। अपनी भाषा को एक दयालु और अमीर शाहनी का रूप देकर, जिसके इतने सारे सेवक हैं, वो उसे सिर्फ बोलने का एक जरिया नहीं रहने देती, वो उसे एक शाही दर्जा देती हैं, एक ऐसी चीज जिसे पूरी इज्जत, प्यार और सम्मान मिलना ही चाहिए। और अब ये आखिरी सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। थोड़ा इस पर जरूर सोचिए। आपकी मातृभाषा, आपकी मदर टंग, आपकी पहचान को, आपके अस्तित्व को कैसे बनाती है? ये कविता एक खूबसूरत याद है कि हमारी भाषा हमारी पहचान का एक कितना अनमोल हिस्सा है। इसी तरह के और भी डिटेल्ड एक्सप्लेनर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।